नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्यकाल हम पूरा पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। ठीक है, काफ़ी लंबा समय लगा, 29 घंटे की क्लास मुझे लेनी पड़ी, तब जाके मौर्यकाल इतना पढ़ पाए कि हमारी एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से पास हो जाए। ठीक है, चाहे वो नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या NBS KVS, है ना, कुछ भी हो, TGT PGT या स्कूल व्याख्याता, कुछ भी हो, सारी एग्जामें आपकी बढ़िया तरीके से पास हो जाएंगी। बस मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरा कंटेंट पढ़ लेना, इसके अलावा आप पिछले साल के पेपर पढ़ लेना बस, और उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहना। इसमें आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम क्यों न हो। ठीक है, अब हम आते हैं मौर्योत्तर काल में, और मौर्योत्तर काल में भी हम जो पहला वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आज शुंग वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक प्रयद्रथ की हत्या करके और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे जो हमने पहले छोड़ा था, ना। मौर्य वंश के अंतिम शासक प्रयद्रथ की हत्या की थी उसने, उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना करती थी 184 ईसा पूर्व में, है ना। तो 184 ईसा पूर्व की है, कहीं पे 185 भी मिल जाता है, तो 184 मानना आप। ठीक है, तो चलो मैं हेडिंग डालता हूँ आज की क्लास की। ठीक है, मौर्योत्तर काल हम आज शुरू करेंगे। मौर्योत्तर मौर्योत्तर काल मौर्योत्तर काल का मतलब क्या होता है? मौर्यों के बाद का काल, है ना। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्यों के बाद का काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल में हम आज पढ़ेंगे शुंग वंश को। ठीक है, शुंग वंश को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, शुंग वंश को हम पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुंग वंश की स्थापना के बारे में, कि कैसे स्थापना हुई। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की नींव डाल दी। ठीक है, उस समय पुष्यमित्र शुंग जो था वो विदिशा का उपराजा भी था, है ना। मतलब विदिशा के शासकों की एक जगह एक लिस्ट मिलती है, जो थेरावली एक ग्रंथ है मेरुतुंग का। मेरुतुंग के ग्रंथ थेरावली में अवंती के शासकों की, मैंने अभी विदिशा बोला, अवंती ध्यान रखना, अवंती के शासकों की एक लिस्ट मिलती है ना। और उस लिस्ट में मेरुतुंग का नाम, इसका पुष्यमित्र शुंग का नाम मिलता है ना। तो इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग का नाम मिलना यह दर्शाता है कि संभवतः यह अवंती का जो है उपराजा या गवर्नर वगैरह रहा होगा। ठीक है, एक ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ में ही आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा हाथी गुफा अभिलेख है खारवेल का, हाथी गुफा अभिलेख में एक शब्द आया है बहसती मित्र, है ना। हाथी गुफा अभिलेख में एक शब्द आया है बहसती मित्र, जिसकी साम्यतः उपनिवेशवादी इतिहासकार या साम्राज्यवादी इतिहासकार स्मिथ और राष्ट्रवादी इतिहासकार KP जायसवाल साहब ने और पुष्यमित्र शुंग से बिठाई है ना। बहसती मित्र नाम से एक शब्द आया है उसकी। ठीक है, ऐसे ही घोसुंडी अभिलेख जो हमको चित्तौड़गढ़ से मिलता है, घोसुंडी अभिलेख में भी पुष्यमित्र शुंग को जो है सर्वतात का संकर्षण कहा गया है ना। मतलब जो वैष्णव धर्म था उसके उत्थान के कारण ऐसी उपाधि इसको दी जाती है, सर्वतात का संकर्षण वहाँ पे इसको कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के बारे में और भी कई जानकारी मिलते हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग के स्पेशली जब हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पुष्यमित्र शुंग में हम देखो, एक तो इसकी स्थापना पढ़ लेते हैं ना, स्थापना के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, स्थापना हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो स्थापना इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और स्थापना के बाद हम इसमें बहुत बड़ा है नहीं, प्रमुख शासक देख लेंगे, और इसकी जो कला है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। शुंग संस्कृति के बारे में जरूर पढ़ेंगे, बस 3 ही मेजर पॉइंट बनेंगे इसमें। ठीक है,
तो स्थापना में मैं यहाँ पे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी बोल के बताया, फिर मैं बता देता हूँ कि मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना की थी। और दिलचस्प बात यह है कि बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, है ना, सेनापति। वैसे पुष्यमित्र शुंग की उपाधि भी मिलती है, सेनापति या सेनानी। हरिवंश पुराण में पुष्यमित्र शुंग को औदभिज्य कहा गया है, अचानक उठने वाला। वह एक सेनानी या सेनापति की उपाधि भी दी गई है, यह बात में आपको ध्यान रखनी है। वैसे मैं आगे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पुष्यमित्र बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, एक यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है विद्यार्थियों? दूसरी बात ये रखनी है कि उस समय आखिर ये बृहद्रथ जो है अवंती का उपराजा था, ऐसी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो मेरुतुंग की जो रचना है थेरावली, उसमें से हमको अवंती के शासकों की जानकारी मिलती है, जिसमें जो है पुष्यमित्र का भी नाम आता है। इस हिसाब से कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो अवंती का उपराजा यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा मेरुतुंग कृत थेरावली में अवंती के शासकों की सूची मिलती है। अवंती के शासकों की सूची मिलती है, ठीक है, जिनमें पुष्यमित्र शुंग का नाम भी मिलता है। पुष्यमित्र शुंग का नाम भी मिलता है। पुष्यमित्र शुंग का नाम भी मिलता है। ठीक है, अतः यह माना जाता है कि पुष्यमित्र अवंती का उपराजा रहा था। ठीक है, पुष्यमित्र अवंती का उपराजा रहा था, यह माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है गौसुंड अभिलेख में पुष्यमित्र को सर्वतात का संकर्षण कहा गया है। वह बहसती मित्र इनको जो कलिंग शासक खारवेल का हाथी गुफा लेख है, उसमें कहा गया है बहसती मित्र। ठीक है, तो मैं यह बात भी लिखना चाहूंगा, कलिंग शासक खारवेल के
हाथी गुफा या हाथी गुम्फा भी मिलते हैं, हाथी गुफा ये है इसका वैसे नाम। हाथी गुफा अभिलेख में वर्णित शब्द, कौन सा शब्द वर्णित है? हाथी गुफा लेख में वर्णित शब्द, मैं अलग कलर के पेन से लिखना चाहूंगा। वर्णित शब्द बहसती मित्र, बहसती मित्र की साम्यता, बहसती मित्र की साम्यता, बहसती मित्र की साम्यता साम्राज्यवादी इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार स्मिथ तथा राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने पुष्यमित्र शुंग से बिठाई है, पुष्यमित्र शुंग से बिठाई है, पुष्यमित्र शुंग से बिठाई है। ठीक है, बहसती मित्र की साम्यता पुष्यमित्र शुंग से बिठाई है। किसने? जायसवाल व स्मिथ साहब ने, है ना, केपी जायसवाल व स्मिथ ने। इसके अलावा जो घोसुंडी अभिलेख है उसमें इसको सर्वतात का संकर्षण कहा गया है, ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। घोसुंडी अभिलेख इसका है, सॉरी, ये इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है ना, ये चित्तौड़गढ़ से मिला है, राजपुताने के चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, और भागवत धर्म की जानकारी देने वाला ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में एक मिलेगा विदिशा से, हेलियोडोरस का जो अभिलेख है वहाँ से मिलती हैं, लेकिन भागवत धर्म की प्राचीन जानकारी राजपुताने में जो मिलती है वो घोसुंडी अभिलेख से मिलती है। तो घोसुंडी अभिलेख में पुष्यमित्र को क्या कहा गया है? सर्वतात का संकर्षण कहा गया है। पुष्यमित्र को सर्वतात का संकर्षण, ये पंचवृष जो वृषणी वीर हैं उसमें शामिल है संकर्षण, है ना, पंचवृषणी वीरों में, है ना, सर्वतात का संकर्षण कहा गया है, है ना। अनिरुद्ध सांब, आपको पता होगा, अनिरुद्ध सांब और वासुदेव संकर्षण, और एक कौन सा बचा, शायद प्रद्युम्न है। तो इस प्रकार से 5 वृषणी वीर हैं ना, 5 वृषणी वीर में एक संकर्षण भी शामिल है ना। तो ये कहा गया है। इसके अलावा जो है इसको हमारे एक ग्रंथ मिलता है हरिवंश पुराण, उसमें पुष्यमित्र शुंग को औदभिज्य व सेनानी या सेनापति की उपाधि भी वहाँ पे दी गई है। ठीक है, वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। पुष्यमित्र शुंग के बारे में यही हो गई सारी बातें एक तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुष्यमित्र शुंग को हरिवंश पुराण में 2 उपाधि मिलती है इसकी, है ना। एक तो मिलती है औदभिज्य, ठीक है, अचानक उठने वाला। इसका मतलब क्या होता है? औदभिज्य का अचानक उठने वाला, अचानक उठने वाला। ठीक है, और एक उपाधि मिल जाती है यहाँ पे सेनानी की या सेनापति की। ठीक है, सेनानी या सेनापति की। क्या लिखा है हरिवंश पुराण में? हरिवंश पुराण में लिखा है कि सेनानी
कलयुग में एक अश्वमेध यज्ञ करेगा, सेनानी या सेनापति, है ना, मतलब पुष्यमित्र शुंग कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करेगा, यह बात लिखी गई है हरिवंश पुराण में। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये एक बेसिक परिचय स्थापना को लेकर था कि पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी, और पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी। ठीक है, इसको आप बढ़िया तरीके से उतारें। और अब हम बात करेंगे कि आखिर शुंग थे कौन, है ना, पुष्यमित्र शुंग थे कौन। ठीक है, तो ये समय हमने नहीं लिखा यहाँ पे, है ना। शुंग वंश की स्थापना की, ये स्थापना जो की 184 BC में की थी। ये स्थापना का समय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 184 BC ईसा पूर्व में, है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो वैसे मैं लिखा चुका हूँ उस फैक्ट को पहले भी। और अब हम एक पॉइंट अगला पढ़ते हैं कि शुंग कौन थे। देखिए विद्यार्थियों, पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में कई बातें मिलती हैं कि कुछ लोग इनको पारसी बताते हैं, कुछ इनको क्षत्रिय बताते हैं, कुछ इनको ब्राह्मण बताते हैं। ठीक है, सॉरी, अधिकांश जो स्रोत हैं वो शुंगों को ब्राह्मण ही बताते हैं। तो और सर्वमान्य मत भी यही है कि शुंग जो थे वो ब्राह्मण ही थे। ठीक है, शुंग क्या थे, ब्राह्मण ही थे। तो देखो, जो हरप्रसाद शास्त्री जी हैं, हरप्रसाद शास्त्री जिनको HB शास्त्री भी बोला जाता है शॉर्ट में, उन्होंने इनको ईरानी बताया है ना, शुंगों को। और ईरानी जो हैं वो पारसी होते हैं, है ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग को हरप्रसाद शास्त्री ने पारसी बताया। ठीक है, वहीं बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, वो शुंगों को जो है मौर्य कहता है कि ये मौर्य ही थे, है ना, और इस हिसाब से ये जो है क्षत्रिय, एक तरीके से क्षत्रिय कहता है। ठीक है, और अन्य जो ग्रंथ हैं, जैसे विभिन्न पुराणों की बात करूं मैं, मत्स्य पुराण हो, वायु पुराण हो, ब्रह्मांड पुराण हो, इसमें शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है। पतंजलि हो और पाणिनि हो, है ना, हरिवंश पुराण हो, और इसके अलावा जो है हमारे कालिदास हो, ये इनको ब्राह्मण ही बताते हैं, है ना, क्या बताते हैं, ब्राह्मण ही बताते हैं। वैसे जो बाणभट्ट है, जिसने हर्षचरित लिखा, बाणभट्ट ने शुंगों को अनार्य या निम्न जाति का जरूर बताया है, वो बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी इनको ब्राह्मण ही बताया गया है। सर्वमान्य मत यही है कि जो शुंग थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इन बातों को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों कि शुंग कौन थे, उसको आप पहले इसको उतार लें। तो मैं इसको मिटाकर और यहाँ पे एक अलग से हेडिंग डाल के और फिर लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम बात करते हैं अब आगे की। शुंग कौन थे, ये आप हेडिंग डाल दीजिए विद्यार्थियों, और उसमें फिर आप लिखना प्रारंभ कीजिए। मैं भी लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने मिटा दिया है, और अब हम जो है आगे की चर्चा करते हैं। एक हेडिंग डालते हैं, शुंग कौन थे। ठीक है, शुंग कौन थे। ठीक है, शुंग कौन थे। तो जो बातें मैंने अभी बोल के बताई वो सारी बातें ही मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो देखो, शुंग कौन थे, इस संदर्भ में सबसे पहला जो मत मिलता है हमको, वो मिलता है हरप्रसाद शास्त्री साहब का। हरप्रसाद शास्त्री जी क्या लिख रहे हैं, हरप्रसाद शास्त्री ये कह रहे हैं कि शुंग क्या थे, शुंग ईरानी थे, है ना, शुंग जो है, शुंग ईरानी थे, है ना, ईरानी थे। शुंग ईरानी थे। ईरानी ईरान में रहते हैं पारसी, तो आप ये कह सकते हैं कि शुंग जो है पारसी थे, ऐसा हरप्रसाद शास्त्री हमको बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, है ना, दिव्यावदान में क्या बताया गया है, दिव्यावदान में बताया गया है कि जो शुंग जो थे वो मौर्य थे, है ना। दिव्यावदान शुंगों को मौर्य बताता है। शुंग मौर्य
थे, है ना। इस हिसाब से यह क्या मिलता है, क्या निकलता है, क्षत्रिय थे, है ना, मौर्य थे या क्षत्रिय थे, ऐसा आप यहाँ पे लगा सकते हैं अनुमान। क्योंकि जो मौर्य थे वो क्षत्रिय थे, ऐसा किस लिए माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये कहा है कि जो राजा है ना उसको क्षत्रिय ही होना चाहिए, है ना। और तो सीधी सी बात है, जब कौटिल्य ने ही और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया तो वो एक क्षत्रिय को ही राजा बनाएगा, दूसरे को नहीं बनाएगा, निम्न जाति के को या ब्राह्मण को भी, वो ब्राह्मण को तो वो जो नहीं बनाएगा, और निम्न जाति के लोगों को भी वो बनाने के पक्ष में नहीं था, राजा बनाने के पक्ष में नहीं था कौटिल्य, है ना। ऐसा अर्थशास्त्र में उसने लिखा भी है, तो उस हिसाब से ये क्षत्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है जिसमें मैं लिखना चाहूँगा, जैसे जो हमारे पुराण हैं, पुराण कालिदास, है ना, पुराण है, कालिदास है, पतंजलि है, पाणिनि है ना। पाणिनि वैसे पहले आनी चाहिए थी, पतंजलि मैंने बाद में लिख दिया, पहले लिख दिया। पुराण कालिदास, पतंजलि, पाणिनि, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण आदि में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है ना। शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। आदि में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। तो देखो पुराणों में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुराणों में कौन कौन से पुराण हैं जो शुंगों को ब्राह्मण बताते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक तो मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण, ठीक है। एक है वायु पुराण, एक है वायु पुराण, और एक है हमारा ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ठीक है। इन तीनों में इनको ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है, शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है। वहीं हरिवंश पुराण जो है वो यह कहता है कि जो सेनानी या सेनापति है वो अश्वमेध यज्ञ करेगा कलयुग में भी, है ना। और साथ में इसको जो है साथ में ही इसको वत्स गोत्रीय नहीं, इसको जो है ब्राह्मण बताया गया है, जिसका गोत्र भी बताया है, एग्जैक्टली मेरे को जो है दिमाग में आ नहीं रहा है। कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है ना, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण की बात की है। और कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम में भी शुंगों को कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण व बौम्बिक कुल का बताया गया है, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जो है हरिवंश पुराण की बात कर लेता हूँ। हरिवंश पुराण, है ना। हरिवंश पुराण में हमको दो तीन बातें मिलती हैं। एक तो औदविज्य वाली बात मैंने ऊपर लिख दी, सेनानी की उपाधि भी मिलती है। वो सेनानी की उपाधि यहाँ पे किस हिसाब से मिलती है, इसमें देखो क्या लिखा है कि कलयुग में सेनानी, कलयुग में सेनानी, सेनानी का मतलब क्या है, पुष्यमित्र शुंग, ना। मैं पहले बताया हूँ आपको, वैसे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। कलयुग में सेनानी अश्वमेध यज्ञ करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा, ठीक है। यह बात लिखी मिलती है। साथ में एक बात और मिलती है, वो क्या मिलती है, यहाँ पे शुंगों को जो है कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। शुंगों को कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। तो ये बात हरिवंश पुराण में हमको मिलती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे पतंजलि की बात कर लें, तो पतंजलि जो है वो भी इनको जो है ब्राह्मण बताता है, पतंजलि। और पाणिनि,
है ना। और पाणिनि भी इनको भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताता है। ये कश्यप गोत्री ब्राह्मण कालिदास बताता है, तो ये बात हम इसी के साथ में लिख लेते हैं ना, कश्यप गोत्र की बात ये भी करता है। तो कालिदास का एक ग्रंथ है मालविकाग्निमित्र, है ना, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मालविकाग्निमित्रम, संस्कृत का है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें जो है शुंगों को मैं यहाँ पे लिखूंगा, शुंगों को कश्यप गोत्रीय, कश्यप गोत्र व बौम्बिक कुल, कश्यप गोत्र व बौम्बिक कुल का ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है, बौम्बिक कुल का ब्राह्मण बताया गया है। तो यह बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कालिदास ने जो अपना नाटक लिखा है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी मिलती है। जो अग्निमित्र था वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र ही था ना, और मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी मिलती है, जिसमें शुंगों को कश्यप गोत्रीय व बौम्बिक कुल का ब्राह्मण बताया गया है। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा जो पाणिनि है वो अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में शुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण जो है बताती है, ठीक है। और पतंजलि इनको ब्राह्मण बताता है, सॉरी हाँ, पतंजलि महाभाष्य में इनको ब्राह्मण बताता है। तो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है ना। इसमें शुंगों को क्या बताया गया है, इसमें शुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है, भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। अष्टाध्यायी, इसमें शुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। तो एक बात हो गई है। इसके अलावा पुराणों की बात मैंने कर ली, मालविकाग्निमित्र अष्टाध्यायी की बात कर ली। पतंजलि का मामला भी इन पुराणों के साथ ही है, पतंजलि भी इनको ब्राह्मण बताता है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया ना। स्पेशली कोई ऐसे नहीं बताता कि कोई किस गोत्र का है, या मतलब ऐसे अलग से नहीं बताते, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रंथ है आसवलायन, जो सूत्र है आसवलायन गृह सूत्र व बृहदारण्यक उपनिषद, इन दोनों में इनको शुंगाचार्य कहा गया है, शुंगों को आचार्य कहा गया है ना, शुंगाचार्य कहा गया है, ठीक है। एक ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक बौद्ध यात्री है तारानाथ, जिसने कंजूर व तंजूर की रचना की थी। तारानाथ इनको साफीनार कहता है ना, तारानाथ क्या कह रहा है, सफीनार या साफीनार कहता है, जिसका अर्थ वही ब्राह्मण होता है, ठीक है। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। एक तो मैं लिखता हूँ तारानाथ वाली बात, ठीक है, तारानाथ, ठीक है। तारानाथ ये शुंगों को साफीनार बताता है, अमन, शुंगों को सफीनार या साफीनार, है ना, इसका अर्थ भी ब्राह्मण होता है, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, साफीनार बताता है, ठीक है। एक ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आशवलायन गृह सूत्र, बृहदारण्यक उपनिषद, है ना, ये भी हैं। आशवलायन गृह सूत्र व बृहदारण्यक, आशवलायन गृह सूत्र व बृहदारण्यक उपनिषद, इन दोनों में भी इनको क्या कहा गया है, इसमें शुंगों को शुंगाचार्य कहा गया है ना। शुंगों को
शुंगाचार्य कहा गया है, शुंगों को शुंगाचार्य कहा गया है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे कि शुंग जो थे वो ब्राह्मण ही थे, यह सर्वमान्य मत है। बाणभट्ट इनको अनार्य या निम्न कुल का बताता है, ठीक है। तो वो मैं बाणभट्ट वाली बात में यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, बाणभट्ट हर्षरित के रचयिता थे बाणभट्ट। कादंबरी भी बाणभट्ट ने लिखी थी, हर्षवर्धन काल में आएंगे वहां पे मैं आपको लिखाऊंगा। बाणभट्ट ये शुंगों को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, शुंगों को अनार्य अनार्य या निम्न जाति का बताता है या बताते हैं, ठीक है, निम्न जाति का बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको उतारें और अंत में मैं लिख दूंगा, एक मैं अलग कलर के पेन से लिखना चाहूंगा कि निष्कर्ष रूप में हम क्या लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष रूप में आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि शुंग ब्राह्मण थे, है ना, शुंग ब्राह्मण थे। शुंग कौन थे? ब्राह्मण थे। प्रामाणिक मत यही है ना, प्रामाणिक मत यही है, ठीक है, ठीक है ना, प्रामाणिक मत यही है, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से उतारिए विद्यार्थियों। और अब हम जो है पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं और फिर आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं, बेहतरीन तरीके से उतारना विद्यार्थियों, बड़े ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं और अब हम आते हैं इनके इतिहास पर, ठीक है। प्रमुख शासकों की बात करेंगे जिसमें पुष्यमित्र शुंग है और इसमें टोटल 10 शासकों के नाम मिलते हैं, जिसमें से पुष्यमित्र शुंग का नाम ही बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इसमें अग्निमित्र इसका बेटा, अग्निमित्र का बेटा वसुमित्र, और उसके अलावा भागभद्र का नाम और मिलता है। बाकी अन्य से संबंधित जानकारी नहीं मिलती, केवल नाम ही मिलते हैं बस, है ना। तो अब हम पुष्यमित्र को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पुष्यमित्र के बारे में देखो क्या जानकारी है वो हम जानेंगे। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग को हम पढ़ेंगे। तो इनके बारे में, इनके समय में एक तो 2 आक्रमण हुए थे। एक तो यवन आक्रमण हुआ था, है ना, एक तो हुआ था यवन आक्रमण जो कि हमारे विदर्भ पे हुआ था। विदर्भ अभी गुजरात में पड़ता है, ठीक है, विदर्भ में हुआ था। और एक दूसरा जो आक्रमण हुआ वो यवन आक्रमण हुआ था, ठीक है। 2 आक्रमण हुए थे, वो इनके समय के थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। बाकी पुष्यमित्र शुंग से संबंधित जो बातें हैं वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले ही, ठीक है। 184 से इनका शासन प्रारंभ होता है, 148 तक, 148 BC तक चलता है ना। 84 का ऐसे उल्टा कर लेते हैं हम तो इस प्रकार से आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 184 BC से 148 BC, ठीक है। ये इस प्रकार से आप ध्यान रखें। तो इसके समय में देखो 2 अभियान हुए थे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसके समय 2 अभियान, क्या 2 आक्रमण हुए थे, ठीक है। एक तो विदर्भ पे हुआ और एक हुआ यवन पे हुआ, है ना, ठीक है। तो मैं विदर्भ अभियान की बात कर लेता हूँ पहले, है ना। सबसे पहले मैं 1 नंबर पे विदर्भ अभियान की बात कर लेता हूँ। विदर्भ अभियान, ठीक है। विदर्भ अभियान में हुआ क्या था, जो यज्ञसेन नाम का यहाँ पे एक शासक था, प्रशासक था यज्ञसेन, उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, ठीक है। पुष्यमित्र ने कहा कि भाई मान जा, ऐसे स्वतंत्र शासक मत बने, हमारी अधीनता ही स्वीकार कर ले। लेकिन उसने अधीनता स्वीकार नहीं की पुष्यमित्र शुंग के कहने के बावजूद भी, ठीक है। तब पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा और जो है
यज्ञदत्त को उसने जाके पराजित किया और फिर विदर्भ को दो भागों में बांट दिया, है ना। वर्धा नदी को बीच में मध्य की जो एक विभाजन रेखा मानते हुए और विदर्भ को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, ठीक है। पश्चिमी भाग में यज्ञसेन को सौंपा पश्चिमी भाग को पुनः, और जो पूर्वी भाग था वो यज्ञसेन के ही भाई लगते थे, चचेरे भाई लगते थे यज्ञसेन के, जो कि अग्निमित्र का मित्र भी था माधव सेन, उसको सौंप दिया था, ठीक है। तो यह घटना थी विदर्भ में। विदर्भ की यदि आप स्थिति की मैं बताऊं आपको, तो विदर्भ आप कुछ यूं माने जैसे ये हमारा प्राचीन भारत, ये जो दक्षिण भारत है इस प्रकार का, तो यहाँ पे आप विदर्भ समझ सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान सकते हैं ना। ये हमारा दक्षिण भारत का नक्शा है। मतलब हल्का सा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। वैसे समझाने का क्या, आप वैसे पता चल ही गया होगा। दूसरा जो आक्रमण होगा ना विद्यार्थियों, यवन आक्रमण, वो भी कुछ इस प्रकार से होगा, मैं उसको भी मैं समझाना चाहूंगा। उसमें एक तो आक्रमण यही भृगु कच्छ में होगा, गुजरात में, है ना, और एक आक्रमण होगा यहाँ पाटलिपुत्र में, है ना। ये क्या है, पाटलिपुत्र है ना, यहाँ पे है पाटलिपुत्र, ठीक है। और ये है भृगु कच्छ, क्या है, भृगु कच्छ होगा, ठीक है, भृगु कच्छ है। तो कहा यह जाता है कि यहाँ पे पड़ेगा तक्षशिला। यहाँ से डेमेट्रियस दो आक्रमण भेजता है, एक यहाँ भेजता है और एक यहाँ भेजता है, ठीक है, दो आक्रमण भेजता है। ऐसा हमको जो है टॉर्न महोदय बताते हैं, जिनका की मत प्रमाणिक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका समर्थन जायसवाल साहब भी करते हैं, भंडारकर साहब भी करते हैं, ठीक है। केपी जायसवाल, भंडारकर और ये जो भारतीय इतिहासकार हैं वो भी टॉर्न महोदय का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो ये दो आक्रमण थे, मैंने आपको यहाँ पे नक्शे में बता दिए हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और अब हम जो है एक एक अभियान के बारे में पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। तो चलिए, विदर्भ अभियान की मैं बात करूं तो सॉरी, विदर्भ में पुष्यमित्र के समय, पुष्यमित्र के समय यज्ञसेन का शासन था, यज्ञसेन का शासन था, ठीक है। जिसने, यानी यज्ञसेन ने, जिसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, ठीक है। जिसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, ठीक है। पेन बदल लेते हैं, दरअसल फीका हो जाता है थोड़ी देर में ही। स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, ठीक है। पुष्यमित्र के कहने के बाद भी, है ना, पुष्यमित्र के कहने के बाद भी, पुष्यमित्र के कहने के बाद भी यज्ञसेन अधीनता स्वीकार नहीं करता है, अधीनता स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तब पुष्यमित्र शुंग, तब पुष्यमित्र ने अपने पुत्र व विदिशा के राज्यपाल, विदिशा के प्रशासक अग्निमित्र, है ना, किसको, अग्निमित्र, है ना, अग्निमित्र को भेजा, अग्निमित्र को भेजा, ठीक है, अग्निमित्र को भेजा, जिसने यज्ञसेन को पराजित किया, यज्ञसेन को
पराजित किया तथा विदर्भ को दो भागों में बांटा, तथा विदर्भ को दो भागों में बांटा, ठीक है, तथा विदर्भ को दो भागों में बांटा। अब विदर्भ को जो दो भागों में बांटा था वो वर्धा नदी को आधार बनाकर यह दो भागों में विभाजन किया था। देखो दो भागों में विभाजन जो किया, एक तो था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग, ठीक है। एक तो मैं लिख देता हूं पूर्वी भाग, ठीक है, और ये लिख देता हूं पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग। पूर्व में पूर्व लिखा है, पश्चिम में पश्चिम लिखा है ना। इस प्रकार से तो हम बनाते हैं। उत्तर में सॉरी ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है हमारे इसमें, है ना। तो यहाँ ये वर्धा नदी को आधार बनाकर किया था ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं वर्धा नदी को आधार बनाकर, है ना, आधार बनाकर, ठीक है, वर्धा नदी को आधार बनाकर यह विभाजन किया था। एक बात ये ध्यान रखनी है, ये जो भाग दिया था ये दिया था यज्ञसेन को सौंप दिया था, है ना। यह भाग किसको सौंप दिया था? यज्ञसेन को सौंपा था, है ना, यज्ञसेन को सौंपा था, जिसको इस यज्ञसेन की उपाधि मिलती है प्रकृत्या मित्र, है ना, प्रकृत्या मित्र यानी कि स्वाभाविक शत्रु। शुंगों का इसे स्वाभाविक शत्रु माना जाता है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यज्ञसेन, इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि मिलती है प्रकृत्या मित्र, प्रकृत्या मित्र उपाधि मिलती है। इसका अर्थ क्या होता है? स्वाभाविक शत्रु। इसका अर्थ क्या होता है? स्वाभाविक शत्रु। किसका? शुंगों का, ठीक है। तो ये शुंगों का स्वाभाविक शत्रु माना जाता है यज्ञसेन को, ठीक है। इसको पूर्वी भाग सौंप दिया, सॉरी पश्चिमी भाग सौंप दिया, ठीक है। पूर्वी भाग सौंपा माधव सेन को, है ना। किसको सौंपा था? माधव सेन को सौंपा था। माधव सेन कौन था? माधव सेन इस यज्ञसेन का चचेरा भाई था और अग्निमित्र का मित्र था ये, है ना। माधव सेन कौन था? यज्ञसेन का चचेरा भाई, ठीक है। यज्ञसेन का चचेरा भाई था और अग्निमित्र का मित्र भी था, ठीक है। अग्निमित्र का मित्र था, यज्ञसेन का चचेरा भाई था और अग्निमित्र का मित्र था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो पहला अभियान था इसकी जानकारी पूरी होती है। और हाँ, इस अभियान की जो जानकारी हमें मिलती है वो कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम ग्रंथ से मिलती है, जिसका बात मैंने पहले की थी। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इस अभियान की जानकारी, यहाँ पे लिख देता हूं, इस अभियान की जानकारी कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्रम से मिलती है, ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम से मिलती है, मालविकाग्नि मित्रम से मिलती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बढ़िया तरीके से। और ये था हमारा पहला अभियान विदर्भ का, ये हमारा यहाँ पे पूरा होता है विद्यार्थियों। और अब अगला जो पढ़ेंगे हम यवन आक्रमण भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप इसको उतारें और मैं इसको मिटा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से आप इसको उतारना, बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। अक्सर यहाँ से सवाल जो है पूछा जाता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा अभियान अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यवन आक्रमण, ठीक है, जिसकी जानकारी भी हमें 3 स्रोतों से प्रमुख रूप से मिल जाती है। कालिदास भी देता है और गार्गी संहिता का युग पुराण खंड भी देता है और महाभाष्य भी देता है ना। पतंजलि का महाभाष्य भी देता है, ठीक है।
तो दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा यवन आक्रमण, है ना, यवन आक्रमण। ठीक है, यवन आक्रमण, इसकी जो जानकारी है, यवन आक्रमण की जानकारी जो है 3 स्रोतों से मिलती है। पहला जो स्रोत है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला जो स्रोत है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गार्गी संहिता का योग पुराण खंड। ठीक है, गार्गी संहिता का युग पुराण खंड। ठीक है, गार्गी संहिता का युग पुराण खंड। गार्गी संहिता के युग पुराण खंड से हमको जानकारी मिलती है कि यवन शासक, इसमें प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं मिलता, बस ऐसे ही मिलता है कि यवन शासक मथुरा, पांचाल और साकेत होता हुआ पाटलिपुत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, तो यह बात मिलती है इसमें ना, क्या मिलती है, यवन शासक मथुरा पांचाल व साकेत होता हुआ पाटलिपुत्र में प्रवेश करता है, पाटलिपुत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, पाटलिपुत्र में प्रवेश करता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। गार्गी संहिता का युग पुराण खंड क्या कहता है कि यवन शासक मथुरा, पांचाल व साकेत होता हुआ पाटलिपुत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, और पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें पतंजलि कहता है कि जब मैं अश्वमेध यज्ञ में यजमान रूप में बैठा था तब यवन शासक ने मध्यमिका, चित्तौड़ व साकेत पर आक्रमण किया। ठीक है, यह बात मिलती है हमको पतंजलि के महाभाष्य से। ठीक है, तो पतंजलि के महाभाष्य की बात भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। और ये देखो दोनों में क्या विशेषता है, देखो यहाँ पे तो मध्यमिका की बात नहीं की, लेकिन साकेत की बात यहाँ पे भी की है। ठीक है, और साकेत की बात हमको जो है पतंजलि का महाभाष्य भी देता है। ठीक है, इन दोनों की बात हमको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा कालिदास ने भी जो बात कही है वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, कालिदास की भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दूसरे नंबर पे मैं लिख देता हूं पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य ये क्या कह रहा है, देखो पतंजलि के महाभाष्य की बात करते हैं। पतंजलि ये कह रहा है कि जब मैं अश्वमेध यज्ञ में यजमान रूप में बैठा था, है ना, क्या लिख रहा है, जब मैं अश्वमेध, कहीं पे मेध मिलता है कहीं मेघ मिलता है, अश्वमेध यज्ञ में यजमान रूप में बैठा था, यजमान रूप में बैठा था, तब यवन शासक ने मध्यमिका ये पड़ता है चित्तौड़ में, मध्यमिका, चित्तौड़ व साकेत, मध्यमिका, चित्तौड़ व साकेत पर आक्रमण किया, साकेत पर आक्रमण किया। ठीक है, मध्यमिका, चित्तौड़ व साकेत पर आक्रमण किया। पतंजलि के महाभाष्य से यह जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम है उससे यह जानकारी मिलती है कि किसी यवन शासक ने अश्वमेध यज्ञ जो करवाया था, इसने पुष्यमित्र शुंग ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और आपको पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है, यज्ञ का घोड़ा, है ना, आपने रामायण में देखा होगा, लव कुश लीला में राम भी एक अश्वमेध यज्ञ करता है, फिर वो घोड़ा छोड़ता है, उस घोड़े को लव कुश पकड़ लेते हैं, फिर उनके बीच में युद्ध होता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और उस यज्ञ का जो अपना घोड़ा था उसका नाम वाजीराज मिलता है, वाजीराज नामक घोड़े को छोड़ दिया था। ठीक है,
अब बाजीराज घोड़े को छोड़ा था तो उसको कहते हैं कि यवन शासकों ने पकड़ लिया था। फिर यवन शासकों से लड़ने के लिए जो है अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था अग्निमित्र, उसका भी पुत्र वसुमित्र गया और उसने यवनों को पराजित किया। यह बात हमको बताता है कौन? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर पे लिखूंगा कालिदास कृत मालविका मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्नि, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ये आप समझ जाना, मालविकाग्निमित्रम है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। इसमें क्या लिखता है कि पुष्यमित्र सुंग के पुष्यमित्र सुंग के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े, घोड़े का नाम वाजीराज है ना, घोड़े वाजीराज को, घोड़े वाजीराज को यवन शासक ने सिंधु सरिता के किनारे, सिंधु सरिता या सिंधु नदी के किनारे पकड़ लिया, के किनारे पकड़ लिया। ठीक है, तब इसे मतलब यवन शासक को ना, यवन शासक को, तब इसे अग्निमित्र के पुत्र, अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने, ये सिंधु नदी के दाएं किनारे पर पराजित किया था ना, ने सिंधु नदी या सिंधु सरिता के दाएं किनारे पर पराजित किया था। ठीक है, दाएं किनारे पर पराजित किया था। तो इस प्रकार से हमको जानकारी मिलती है विद्यार्थियों यवन आक्रमण की। ठीक है, तो ये यवन आक्रमण हुआ था, लेकिन अब इसमें यवन आक्रमण हुआ तो था, लेकिन किया किसने था, इसके ऊपर भी मतभेद हैं। इसमें देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, टॉर्न महोदय तो ये बताते हैं कि जो डेमेट्रियस था उसने आक्रमण किया था, है ना, और उसने तक्षशिला को केंद्र बनाकर दो क्षेत्रों पर एक साथ आक्रमण किया, ऐसा वो कहता है। कौन? टॉर्न महोदय। और उसके अनुसार पहला आक्रमण जो किया वो भृगुकच्छ पे किया, और उसमें जो है एक तो सॉरी भृगुकच्छ पर आक्रमण किया, और भृगुकच्छ में उसने अपोलोडोटस को भेजा था। ठीक है, भृगुकच्छ पे अपोलोडोटस को भेजा था, और जो पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया उसमें मेनांडर को भेजा था, ऐसा वो बताते हैं टॉर्न महोदय। लेकिन जो नरेंद्रनाथ हैं, नरेंद्रनाथ घोष जो हैं वो ये कहते हैं कि अशोक के समय 2 आक्रमण हुए थे। एक तो सॉरी अशोक क्या, पुष्यमित्र शुंग के समय 2 आक्रमण हुए थे। एक तो पुष्यमित्र शुंग के आरंभिक काल में, और एक हुआ पुष्यमित्र शुंग के अंतिम काल में। ठीक है, तो आरंभिक काल में हुआ वो डेमेट्रियस ने किया था, और जो अंत में हुआ उसको जो है फाइनली अंजाम मेनांडर ने दिया था। ठीक है, यह बात बताते हैं। जबकि जो राजबली पांडे साहब हैं, राजबली पांडे तो ये कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग और यवनों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, बस ये बात मिलती है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि आक्रमण किसने किया, है ना, आक्रमण किसने किया। ठीक है, आक्रमण किसने किया, यह बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। तो इसमें देखो, राजबली पांडे का मत मैं सीधा यहीं पे लिख देता हूँ। राजबली पांडे क्या कहते हैं, राजबली पांडे तो ये कहते हैं कि सुंगों व यवनों के बीच 3 युद्ध हुए थे, है ना, नाम नहीं देते, सुंगों व यवनों के मध्य 3 युद्ध हुए। ठीक है, 3 युद्ध हुए।
राजबली पांडे का मत ये है, ठीक है। वहीं जो नरेंद्र नाथ घोष हैं, उनका क्या मानना है, देखो नरेंद्र नाथ घोष, नरेंद्र नाथ घोष का क्या मानना है। इनका मानना था कि कुल 2 आक्रमण हुए, है ना, 2 आक्रमण हुए, है ना। 2 आक्रमण कब कब हुए, एक तो अशोक के शासनकाल के आरंभ में हुआ, है ना, सॉरी अशोक आ रहा है बाद में बार बार, मतलब पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के आरंभ में, है ना, पुष्यमित्र के शासन काल के आरंभ में, है ना, और एक शासनकाल के आखिरी समय में, है ना, आखिरी समय में, ठीक है। ये 2 आक्रमण हुए, और पहला आक्रमण जो किया ये किया था डेमेट्रियस ने, और आखिरी जो आक्रमण किया था ये किया था मेनांडर ने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा डेमेट्रियस ने किया, और ये जो किया नीचे बाद वाला वो किया मेनांडर ने किया, ठीक है, ये मेनांडर ने किया, ठीक है। तो इस प्रकार का तो जो माजरा है वो बताते हैं नरेंद्र नाथ घोष, ठीक है। अब टोर्न महोदय का और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोर्न महोदय का समर्थन हमारे केपी जायसवाल साहब भी करते हैं, भंडारकर भी करते हैं, और जो राय चौधरी जी हैं वो भी करते हैं, ठीक है। तो आप इसको उतारे, मैं इसको मिटा रहा हूं, और अब हम जो है टोर्न महोदय वाली बात भी यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, ठीक है। आपने इसको बढ़िया तरीके से उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, और टोर्न महोदय वाली बात भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हमारा ये आज की जो क्लास है उसको हम यहीं समाप्त करेंगे। चलिए, ये मैंने इसको मिटा दिया। आपको पूरी कहानी तो बढ़िया से समझ में आ रही होगी, आप बोर नहीं हो रहे होंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा टोर्न महोदय वाली बात, ठीक है। टोर्न महोदय ये कहते हैं कि सॉरी डेमेट्रियस ने तक्षशिला को केंद्र बनाकर एक साथ 2 क्षेत्रों पर अभियान भेजे थे, है ना। ये क्या कहता है कि डेमेट्रियस ने, यवन शासक था डेमेट्रियस, है ना, यवन शासक, ठीक है। ये डेमेट्रियस ने तक्षशिला को केंद्र बनाकर एक साथ 2 क्षेत्रों पर अभियान किया, ठीक है। 2 क्षेत्रों पर अभियान किया, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो ये हमारा इस प्रकार से दक्षिण भारत है, तो एक तो भृगुकच्छ पे आक्रमण किया, एक यहाँ पाटलिपुत्र पे किया, ये तक्षशिला है, तो यहाँ से एक सेना तो यहाँ भेजी अपोलोडोटस के नेतृत्व में, और एक सेना यहाँ भेजी मेनांडर के नेतृत्व में, ठीक है। ये क्या है, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र मैं पहले बता चुका हूं, ये है भृगुकच्छ, ठीक है, भृगुकच्छ, और ये है तक्षशिला है ना। यहाँ पे किसको भेजा, अपोलोडोटस को भेजा, और यहाँ पे किसको भेजा, मेनांडर को भेजा। बस यही कहानी है। अब इसको शब्दों में लिखना है, बस कैसे भी लिख दो आराम से, है ना। तो ये जो 2 अभियान थे, इसमें मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एक तो भृगुकच्छ में, सॉरी मैं ये इस पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है। जो 2 क्षेत्रों में अभियान भेजे, मैं इसको यहाँ पे संकेत के रूप में दे देता हूं, ठीक है। एक तो भेजा भृगुकच्छ, ठीक है। भृगुकच्छ में तो किसको भेजा, अपोलोडोटस को भेजा, ठीक है। और यहाँ पाटलिपुत्र में किसको भेजा, पाटलिपुत्र में भेजा मेनांडर को, ठीक है। पाटलिपुत्र में मेनांडर को भेजा था। तो ये कहानी हमको यहाँ पे मिलती है। और विद्यार्थियों
इसमें यवन पराजित हुए थे, है ना। आखिरकार यवन यहाँ पर भी जो है पराजित हुए थे। और जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें भी हमको यह जानकारी मिलती है, एक दिमित्त शब्द आया है, दिमित्त, है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख में दिमित्त शब्द आया है जो कि डेमेट्रियस के लिए प्रयोग किया गया था ना, वो बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, हाथी गुम्फा अभिलेख में हाथी गुफा या गुम्फा भी मिल जाता है ना। हाथी गुफा अभिलेख में वर्णित शब्द क्या शब्द वर्णित है? दिमित्त, है ना। दिमित्त दिमित्त शब्द की साम्यता डेमेट्रियस से बिठाई जाती है ना। डेमेट्रियस से बिठाई जाती है, ठीक है, से बिठाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे साथियों, ठीक है। और एक बात और मैं लिख देता हूं, उक्त अभियान में यवन पराजित हुए थे, है ना। उक्त अभियान में यवन पराजित हुए थे, ठीक है। उक्त अभियान में यवन पराजित हुए थे। तो ये था प्यारे साथियों हमारे पुष्यमित्र शुंग के समय के जो 2 अभियान हुए थे उनकी हमने चर्चा कर ली है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।